नमस्कार साथियों, मैं पीके एक बार फिर से आपके अपने परिवार द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, हमने पिछली क्लास में अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया था जैव विकास। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक रेलवे ने पूछे थे वो मैंने सब आपको यहाँ पर करा दिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। इसकी एक क्लास में पहले भी ले चुका हूं, लेकिन मैंने सोचा कि आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक से निकाल कर लाए जाएं, क्योंकि यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत बार यानी कि बार बार पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको और ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसमें कराई जाए, तो इसलिए मैंने अभी और क्लास अनुवांशिकी की जेनेटिक्स की लगा दी है आप लोगों की। तो जल्दी से सभी साथी फटाफट इस क्लास को शेयर कर दें। जितने भी आपके रिलेटिव हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सभी में इसको शेयर कर दें ताकि आप जैसे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहां पर आपके लिए निकाले हैं मैंने। चलिए करते हैं शुरू। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला क्वेश्चन ही आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछ लिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला क्या है, सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उनकी मां से वंशागत होते हैं। दूसरा क्या है, कुछ प्राणियों जैसे घोंघे जीव में अपना लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते हैं। लिंग विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उनकी मां से वंशागत होते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाई गुणसूत्र जो है वो नर नहीं, मानव मादा में नहीं पाया जाता, यानी कि स्त्रियों में नहीं पाया जाता है वाई गुणसूत्र। वाई गुणसूत्र किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है पुरुषों में। स्त्रियों में पाए जाते हैं XX और पुरुषों में पाए जाते हैं XY। ठीक है, जो XX गुणसूत्र होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, लेकिन जो XY है, XY में X तो विकसित होता है लेकिन Y जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, वो छोटा गुणसूत्र होता है। ठीक है, याद रहेगा। लिंग निर्धारण में जो काम आता है गुणसूत्र वो पुरुष से मिलता है हमें XY जोड़ा। ठीक है, और उसी जोड़े को हम क्या बोलते हैं? या तो हम लिंग निर्धारण गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है, या बोलते हैं एलोसोम। याद रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उसकी मां से वंशागत होते हैं, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या X गुणसूत्रों वाले गुणसूत्रों और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? क्वेश्चन क्या है आपसे, क्या इनके बीच कोई भिन्नता होती है? पहला क्या है, नहीं, उनके आकार में कोई अंतर नहीं होता लेकिन गतिशीलता में अंतर होता है। दूसरा क्या है, हाँ X युक्त शुक्राणु बड़े होते हैं, हाँ Y युक्त शुक्राणु अधिक गतिशील होते हैं। चौथा ऑप्शन है, नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता। यह बिल्कुल सही है, इनके आकार और गतिशीलता में अंतर नहीं होता, लेकिन जो वाई गुणसूत्र है अभी मैंने बताया वो पूरी तरह से संपूर्ण नहीं होता। वो उसको आप इस तरह संभाल सकते हैं कि पूरी तरह विकसित नहीं होता। ठीक है, वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता जो वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनके आकार में और गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता, ये एक जैसे ही होते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्यों में संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? अभी मैंने बताया किसके द्वारा होता है, ये पितृ गुणसूत्र के द्वारा होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, एलोसोम या लिंग निर्धारण गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र या लिंग निर्धारण गुणसूत्र। ठीक है, कितने जोड़ी होते हैं टोटल? 23 जोड़ी होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 46 में से जो 22 जोड़ी होते हैं वो सामान्य होते हैं, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी, जिन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। लेकिन एक जो 23वां जोड़ा होता है
वो दोनों में अलग होता है। महिलाओं में XX होता है और पुरुषों में XY होता है। जो पुरुषों का जो गुणसूत्र होता है 23वां जोड़ा, उसी को एलोसोम बोलते हैं। कभी आप महिलाओं के XX गुणसूत्र को भी एलोसोम समझ लो, उसको एलोसोम नहीं बोलते, एलोसोम बोलते हैं पुरुष का जो 23वां जोड़ा होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत तर्क का चयन कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको गलत बताना है। 3 सही है और 1 गलत है। पहला क्या, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाली जीवों की गिनती रखी थी। दूसरा क्या, उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनमें से पहले के वैज्ञानिकों ने जीव को संपूर्ण रूप में लेकर अध्ययन किया था। चौथा क्या, उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया। चौथा क्या, उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। इसका कहीं जिक्र नहीं है, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे का संकरण मटर के बोने पौधे के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधों का संकरण गोल बीज वाले बोने पौधे के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते, किस प्रकार के होते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोल बीज वाले लंबे पौधे, गोल बीज वाले लंबे पौधे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम गोल बीज वाले यहां पर देखो, यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधे का संकरण गोल बीज वाले बोने पौधे पर करते तो क्या प्राप्त होता, मतलब किस तरह के पौधे प्राप्त होते। तो जो झुर्रीदार बीज हैं उनका संकरण गोल बीजों के साथ करते तो क्या होता, उन पर जो गोल बीज है वो ज्यादा प्रभावित कर देते किसको, झुर्रीदार वाले बीज को, तो उन पर इसका प्रभाव ज्यादा होगा। ठीक है, गोल का। और अगर देखो यहां पर लंबे पौधे का किससे कराया, बोने पौधे से, तो यहां पर लंबाई ज्यादा प्रभावशाली होगी बोने के ऊपर। ठीक है, तो लंबे और गोल बीज वाले लंबे पौधे यहां से क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। चलो, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है, इनके बीच क्या अंतर है, इनके बीच क्या अंतर है। इनके आकार में कोई अंतर नहीं होता, X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। ठीक है, X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटे से यहां मतलब क्या है, यहां छोटे से मतलब है पूरी तरह विकसित ना होने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था। वे वैज्ञानिक विधियों में प्रशिक्षित थे, उन्होंने विकासवादी प्रक्रियाओं के अपने ज्ञान का उपयोग किया, उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की, या उन्होंने जंतुओं के बजाय पादपों का प्रयोग किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की। संतति की संख्यात्मक गणना से मतलब क्या है, जब इन्होंने गोल बीज वाले जब इन्होंने लंबे पौधों का बोने पौधों के साथ संकरण कराया तो उस पर लंबापन ज्यादा प्रभावी हुआ। तो क्या हुआ, जो पौधे उगे वो लंबे ज्यादा थे और कम
थे कौन, छोटे वाले। तो उसमें क्या था, अगर मान लो यहां पर वे 4 पौधे थे, 4 में से 3 लंबे हो गए थे और 1 छोटा हो गया था, तो ये अनुपात क्या हो गया था, 3:1 का अनुपात यहां पर बनाया था उन्होंने कि इस अनुपात में पौधे उगे हैं, तो ज्यादा प्रभावी क्या हुआ, लंबापन। तो उन्होंने संख्यात्मक गणना की थी, ठीक है, इसकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का, यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। अगर उन्होंने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता, वह पता नहीं लगा पाते कि कौन से लक्षण प्रभावी थे, ठीक है, वह कई लक्षणों का अध्ययन नहीं कर पाते, वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। यह बिल्कुल राइट हो जाएगा, वह कभी भी नहीं पता लगा पाते कि अप्रभावी जो लक्षण है वो कभी भी नष्ट नहीं होते। अप्रभावी मतलब देखो, अभी मैंने बताया लंबे पौधों का जो प्रभाव है वो ज्यादा प्रभाव डालते हैं लंबे पौधे, तो लंबे पौधे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो बोने पौधे हैं वो प्रभाव कम डालते हैं, अप्रभावशाली होते हैं, तो वो नष्ट नहीं होते, उनकी भी कुछ ना कुछ संख्या हो जाती है। जो बोने पौधे होते हैं उनकी भी कुछ ना कुछ संख्या हो जाती है, तो वो नष्ट नहीं होते पूर्ण रूप से। तो उसका यह कभी भी पता नहीं लगा पाते अगर वे F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं करते तो, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पीले बीजों वाले तंद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधों का संकरण हरे बीजों वाले तंद्रुप प्रजनन वाले बोने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्या निकाला जा सकता है, लंबापन बोने पर प्रभावी हावी था, यह बिल्कुल सही है। लंबापन बोने पर क्या हो गया, प्रभावी हो गया। अभी मैं बता रहा था आपको कि लंबापन बोनेपन पर ज्यादा प्रभावी होता है, वही क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछ लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, मेंडल के प्रयोगों में 2 लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा। ये होगा 9:3:1। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंडल ने 2 प्रयोग किए, पहले में लंबे पौधों के पराग को छोटे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया और दूसरे में क्या किया, छोटे पौधे के पराग को लंबे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन दोनों प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे। प्रयोग 1 में छोटे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी छोटे पौधे उत्पन्न होंगे, ठीक है। प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे, यह बिल्कुल सही है। क्यों सही है, मैंने अभी बताया कि लंबापन ज्यादा प्रभावी होता है। यहां पर देखो दोनों जगह लंबे पौधे की बात की गई है, लंबे पौधे और छोटे पौधे की बात की गई है, तो छोटेपन पर लंबापन ज्यादा प्रभावी होता है। इसलिए प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे, क्योंकि लंबापन छोटेपन पर क्या हो गया, प्रभावी हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है। मेंडल ने विपरीत दृश्य लक्षणों वाले गोल झुर्रीदार बीजों लंबे बोने उद्यान मटर के कई पौधों का उपयोग किया, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने किया। अगला क्वेश्चन अगला क्या है, उन्होंने एक लंबा पौधा और एक बोना पौधा लिया, उनके संकरण द्वारा संतति पौधे उत्पन्न किए और परिणामी F1 संतति के सभी पौधे लंबे थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्या है, द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की संतति थी, सभी पौधे लंबे थे, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। इसमें सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते, अलैंगिक यानी कि लिंग गुणसूत्र की बात नहीं कर रहा है वो, अलैंगिक जो लिंग का निर्धारण नहीं करते,
तो वो कितने जोड़ी होते हैं? वो होते हैं 22 जोड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जोड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? ठीक है, एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? कितने होते हैं लिंग गुणसूत्र? देखो यहां पर उसने पूछा कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं, उसने जोड़ी नहीं पूछा, तो कितने होते हैं? 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगर वो जोड़ी पूछता तो हमारा राइट आंसर 1 होता। उसने पूछा कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम हरी मटर का। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का। ठीक है, गेहूं का। और जी मेज ये किसका है? ये जौ का है, जौ का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, याद रहेगा। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का, पाइसम स्टाइवम किसका? हरी मटर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? लड़की के जन्म के कारक कौन से गुणसूत्र होते हैं? वो होते हैं XX। ठीक है, क्योंकि महिलाओं में ही पाए जाते हैं XX गुणसूत्र। पुरुषों में कौन से पाए जाते हैं? XY। जब पुरुष का X गुणसूत्र और महिला का X गुणसूत्र मिलता है तो लड़की होती है, और पुरुष का Y गुणसूत्र और महिला का X गुणसूत्र मिलता है तो लड़का होता है। ये बात याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा नहीं आता है? पृथक्करण का सिद्धांत बिल्कुल इनके अंतर्गत आता है। प्रभुत्व का सिद्धांत बिल्कुल आता है। स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत बिल्कुल इन्हीं का है। बायोपिक्स का सिद्धांत इनका नहीं है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है आणविक जाति वृत्त। ठीक है, क्या कहा जाता है? आणविक जाति वृत्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, कितना होता है? अपने जीन का आधा हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था कि जब आप जानते हैं पुरुष में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और महिला में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। उन 23 जोड़ी में से सिंगल 23 इधर से आते हैं और सिंगल 23 इधर से आते हैं, तब जाकर के बच्चों में क्या बनते हैं? पूरे 46 गुणसूत्र बनते हैं। दोबारा से 23 जोड़ी उसके अंदर बनते हैं। अगर 23 जोड़ी इधर से आ जाएं और 23 जोड़ी इधर से आ जाएं तो बच्चे में कितने हो जाएंगे? आप समझ सकते हो। ठीक है, तो 23 सिंगल इधर से आते हैं, 23 सिंगल इधर से आते हैं। तो यहीं से क्या हुआ? देखो जीन की जो जीन थे वो क्या हो गए भाई? 46 गुणसूत्रों में से 23 आए, उन 23 पर भी कुछ जीन थे जो बचे हुए हैं, और जो आए उन पर भी कुछ जीन थे। तो जीन क्या हो गए? आधे आधे हो गए। आधे पुरुष के पास रह गए और आगे आधे बच्चे में आ गए। तो अपने जीन का आधा हिस्सा योगदान करता है माता पिता यौन प्रजनन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने बताया 23 जोड़ी यानी कि 46। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुणसूत्र किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अनुवांशिक लक्षणों के संचारण से, यानी कि आपके अनुवांशिक जो लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ठीक है, गुणसूत्र के द्वारा। ठीक है, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में
क्रोमेटिक जुड़ते हैं। कौन, क्या नाम है उसका? उसका नाम है सेंट्रोमियर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोमियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। यदि एक पौधे का समजीनी यानी कि जीनोटाइप स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर है तो समलक्षणी कौन होगा? समलक्षणी होगा ऑप्शन नंबर सी बोना और गोल। जो बोना पौधे का गोल बीज, ठीक है, बोना और गोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? गोल फली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो क्लास आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट में कमेंट जरूर करके बताएं। अगर आपको क्लास में कोई कमी लगती है तो उस कमी को भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि हम अगली क्लास में उसे सुधार सकें। ठीक है, तो चलिए साथियों, और हाँ एक बात और मैं बोल दूं फिर से, सभी साथियों को इस क्लास को क्या करना है? शेयर जरूर करना है ताकि इस क्लास को अधिक से अधिक स्टूडेंट देख पाएं और इस क्लास का फायदा ले सके अपने आने वाले रेलवे एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू।